आज का जो सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल है राइट टू डिग्निटी। आशा वर्कर्स के बारे में ये आर्टिकल है। और क्विजेज में अगर बात करें तो पिछले सेशन के जो क्विजेज थे उसमें 4 नंबर का आंसर बी था और 5 नंबर का आंसर सी था। ये पिछले सेशन के आंसर्स हैं, 17 नंबर का जो सेशन था। ठीक है, आज की क्लास में क्या देखना है आपको? एक तो बताना है कि ऐसा कौन सी बात है इन चार में से जो एडिटोरियल का एटीट्यूड बताता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, उसको लेकर एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, उसके प्रति एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है। एक बताना है फ्रेज है बाईपास लेबर लॉज, इसका मतलब क्या है। एक बताना है कि इसमें से कौन सी डिमांड आशा वर्कर्स ने नहीं की है। एक है कि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, किस बारे में बहस की गई है। और एक कहा है शावर रिमाइंडर, इसका क्या सेंस है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम आज के सेशन में देखेंगे। और एक आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है कि अभी 4 दिनों के लिए 24, 25, 26 एंड 27, ये 4 दिन आपके लिए 30% ऑफ है सभी प्रकार के कोर्सेज के लिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या फिर कोई भी कोर्स हो। जिनको भी एक्सेस करना हो वो एक्सेस कर सकते हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। चलें स्टार्ट करें। एडिटोरियल किस बारे में है? तो एडिटोरियल इज अबाउट द लॉन्ग स्टैंडिंग डिनाइल। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत दिनों से जो पेंडिंग पड़ी थी। तो एडिटोरियल है काफी लंबे समय से जो फेयर वेजेस का डिनाइल है, मतलब एक उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, इनकी जो डिमांड की गई थी उसको इनकार कर दिया सरकार ने। जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, डिग्निटी चाहिए, मतलब इज्जत चाहिए आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को, इन सब को इनकार किया जा रहा है डिस्पाइट देयर सेंट्रल रोल इन इंडियाज वेलफेयर एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। जबकि इनका भारत के जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं होती हैं उनमें बहुत अहम भूमिका है, इसके बावजूद भी इनकी डिमांड्स को नकारा जा रहा है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। राइट टू डिग्निटी देखो, डिग्निटी जो शब्द है इसका मतलब है सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑनर या एस्टीम, सम्मान कह सकते हो, प्रतिष्ठा कह सकते हो। फिर है इक्विटेबल, इसका मतलब होता है उचित, न्यायोचित। फिर है ऑनगोइंग, इसका मतलब है लगातार, करंट, कंटिन्यूइंग, इन प्रोग्रेस। साउअर का मतलब है कड़वा, कड़वाहट भरा। और सेंट्रलिटी का मतलब है अहम भूमिका, अहम भूमिका। ठीक है, अब देखो, राइट टू डिग्निटी मतलब अधिकार है, और अधिकार जिसका भी हो। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, है ना। ऐसे ही है राइट टू डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, जिसमें ऑन आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोटेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। आशा और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके विरोध के बारे में बात करेंगे। ये अपोस्ट्रोफे दे रखा है देखो, वर्कर्स के बाद में। तो ये क्या कह रहा है कि प्लूरल बनाया है इसको, और प्लूरल में अगर एस और यस दे रखा होता है तो लास्ट में अपोस्ट्रोफे हम पुट करते हैं। अगर कोई भी नाउन आपने प्लूरल बनाई है एस और यस लगाकर, उसमें आपको अपोस्ट्रोफे लगाना हो तो एस के बाद में लगाना है। ठीक है। गवर्नमेंट्स मस्ट इंश्योर, गवर्नमेंट्स को सब्जेक्ट है, मस्ट इंश्योर जरूर से जरूर सुनिश्चित करना चाहिए क्या? इक्विटेबल पे, मतलब एकदम न्यायोचित भुगतान, किसके लिए? आशा वर्कर्स के लिए। इक्विटेबल एडजेक्टिव है, ये पे नाउन है। मस्ट इंश्योर में मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और इंश्योर मैन वर्ब है। मस्ट है कि जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? इक्विटेबल पे को इंश्योर करना चाहिए, मतलब बिल्कुल समान, बिल्कुल न्यायोचित, बिना किसी भेदभाव के भुगतान किया जाए आशा वर्कर्स के लिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए। 3 शब्द हैं, एक है इंश्योर, ये वाला, एक होता है INSURE इंश्योर, और एक होता है अश्योर, ASSURE। क्या क्या मतलब है इनके? ये जो इंश्योर है इसका मतलब है सुनिश्चित करना। क्या मतलब है? सुनिश्चित करना। ये जो इंश्योर है इसका मतलब होता है बीमा करना या सुरक्षा देना। और ये अश्योर है, इसका मतलब है आश्वस्त करना, किसी को विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना। तो ये कुछ मतलब है इनके। ठीक है, आगे कह रहा है द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, ये किस, देखो इस स्लाइड में क्या बातें हैं। द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट बाई आशा इन आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो हाल फिलहाल आंदोलन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं,
इन कर्मचारियों के द्वारा वेस्ट बंगाल में डिमांडिंग देयर वेजेस बी इंक्रीज्ड, और उनकी डिमांड ये है कि उनकी वेजेस को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। और कितना कर दिया जाए, 1 महीने के 15,000 रुपये मिलने चाहिए। इज अ शावर रिमाइंडर, ये एक कड़वाहट भरा रिमाइंडर है, याद दिलाता है ऑफ एफर्ट्स, कि वो प्रयास टू डिनाई देम परमानेंट एम्प्लॉय, कि प्रयास ये है कि उनकी जो परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस की डिमांड है कि स्थायी कर्मचारी का इनको एक दर्जा मिले, इसको इनकार के करने का जो प्रयास है उसको दिखाता है। डिस्पाइट देयर सेंट्रिटी टू मैनी नेशनल स्टेट वेलफेयर स्कीम्स, इस फैक्ट के बावजूद कि उनका जो रोल है वेलफेयर स्कीम्स में वो काफी अहम भूमिका ये निभाते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा इनके साथ व्यवहार होता है। ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है वो तो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो है इज। जो हाल फिलहाल आंदोलन चल रहा है किसके द्वारा, ये बाई आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स इन वेस्ट बंगाल डिमांडिंग देयर वेजेस बी इंक्रीज्ड टू 15,000 अ मंथ। आर आना चाहिए, प्रोटेस्ट दे रखा है, प्लूरल है, यहां आना चाहिए क्या, आर। ये आंदोलन जो है वो रिमाइंडर है, वो एक साउअर रिमाइंडर है, साउअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, रिमाइंडर नाउन है। ये कड़वाहट भरा याद दिलाने वाला चीज है, किस चीज की, एफर्ट्स की। एफर्ट्स किसके, डिनाई करने के, किनको, इन वर्कर्स को, क्या, परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस। किसके बावजूद, ये प्रेपोजिशन है डिस्पाइट, इसके बावजूद कि उनकी सेंट्रलिटी मतलब उनका अहम योगदान है किसमें, अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं में। ठीक है। ऑनगोइंग प्रोटेस्ट में ऑनगोइंग जो है वो एडजेक्टिव है और प्रोटेस्ट जो है वो नाउन है। ये हो गया कंटिन्यूअस, और ये क्या है, नाउन। लगातार विरोध प्रदर्शन, और ये क्या है, डिटरमिनर। किसके द्वारा, इनके द्वारा। कहां पर, वेस्ट बंगाल में, ये जगह है, एडवर्ब है। ठीक है। क्या करते हुए, डिमांड करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उनकी वेजेस बी इंक्रीज्ड, पैसिव वॉइस है, और बेस फॉर्म इसलिए लिए कि सब्जेक्टिव मूड है। एक चैनल पर अपना वीडियो भी है कि सब्जेक्टिव मूड को आप कैसे पहचाने, तो वो देखना, शॉर्ट वीडियो है, उसमें आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। और सब्जेक्टिव मूड में चाहे सब्जेक्ट कैसा भी क्यों ना हो, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो ये बेस फॉर्म है। तो उनकी डिमांड है कि उनकी वेजेस को, उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए, और कितना ले जाया जाए, टू 15,000 अ मंथ। ठीक है। अ मंथ, ए मंथ का मतलब है पर मंथ। इज अ शावर रिमाइंडर, अभी इज के स्थान पे आर, क्योंकि प्रोटेस्ट प्लूरल था। ये एक शावर रिमाइंडर है, ये एक कड़वाहट भरा याद दिलाने वाली चीज है उन एफर्ट्स के बारे में, जो एफर्ट्स हैं डिनाई करने के, उनको परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस, है ना, परमानेंट एडजेक्टिव है, एम्प्लॉय स्टेटस नाउन है। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या है, के बावजूद। और डिस्पाइट के साथ में डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ओ, डिस्पाइट बराबर क्या होता है, इन स्पाइट ओ। डिस्पाइट में ऑफ कभी नहीं आता, ठीक है, याद रखना। इसके बावजूद कि उनकी सेंट्रलिटी है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे, सेंट्रलिटी नाउन है। किन की सेंट्रलिटी, इन आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की, किस में, अनेक, ये डिटरमिनर है, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कल्याणकारी स्कीम्स में, योजनाओं में। क्लियर। इसको चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, इसको पढ़िए। देखिए, बिल्ड ऑन का मतलब है किसी आधार पर जारी रखना, किसी बेस पर, किसी आधार पर जारी रखना। बाईपास का मतलब है बचना, सरकमवेंट, अवॉइड, साइड स्टेप, टाल मटोल करना भी होता है, बचना भी होता है। एक्सपेंड का मतलब है बढ़ाना। ठीक है, ये तो खैर पिछला गया। देखिए, द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिनाइड द फर्स्ट, इंदिरा गांधी सरकार जो थी, उन्होंने इनकार किया था द फर्स्ट ऑफ मैनी ऑफ दीज वर्कर्स, वर्कर स्टेटस, जो भी ये वर्कर्स हैं उनका एक जो सबसे पहला ग्रुप था, उनको वर्कर स्टेटस देने से इनकार किया था, अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम के तहत। लेइंग ए फाउंडेशन, इस चीज का आधार रखते हुए, ये नींव तैयार करते हुए, इंडिया हैज कंटिन्यूड टू बिल्ड ऑन टू बाईपास लेबर लॉज, कि भारत ने जारी रखा है क्या करना,
कि हम इसी आधार पे बढ़ेंगे। किस आधार पे? कि हम लेबर लॉज को दरकिनार करते रहेंगे, हम श्रम कानून जो हैं उनको हम बाईपास करते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे। एज द वर्कलोड इज इंक्रीज, जैसे जैसे काम का भार बढ़ा, द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल यूनियन फॉलोड इन 1989, तो 1989 में एक राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। बट इवन इन द लिबरलाइजेशन ईरा, लेकिन उदारीकरण के दौर में भी, द स्टेट क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ स्कीम वर्कर्स, स्टेट ने ये श्रेणी तो बना दी स्कीम वर्कर्स की, एंड एक्सपेंडेड सोशल स्कीम्स, और सामाजिक योजनाएं भी बढ़ाई, बट नॉट परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन स्थायी सरकारी जॉब्स नहीं बढ़ाए। फिर रिपीट कर रहा हूं, इंदिरा गांधी सरकार जो थी उसने वर्कर स्टेटस इनको देने से इनकार कर दिया था। इनका जो पहला समूह था उनको वर्कर स्टेटस देने से इनकार कर दिया। लेखक कह रहा है कि ये आपने एक एक आधार तैयार कर दिया था कि आप ऐसे ही श्रम कानूनों को कंटिन्यू बाईपास करोगे, इन पर ध्यान नहीं दोगे। लेकिन वर्कलोड बढ़ा, नेशनल यूनियन बनी 1989 में, लेकिन उदारीकरण के दौर में भी राज्य ने या सरकार ने एक श्रेणी बनाई स्कीम वर्कर्स की, सोशल स्कीम्स को एक्सपेंड किया, लेकिन परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स को नहीं किया। ठीक है, ये कहना चाहता है। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट तो सब्जेक्ट हो ही गया, येलो कलर में जो दे रखे हैं वो सारे सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब डिनाइड, इन्होंने डिनाई किया, इस सरकार ने इनकार कर दिया। किसको इनकार किया? द फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है भाई, ऑर्डिनल नंबर से पहले द लगता है। ऑर्डिनल नंबर कौन से होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। इससे पहले क्या लगता है? द लगता है। कि ये क्या करेंगे? जो पहला इन्होंने इनकार कर दिया, पहले पहले किसको? पहला समूह मानिए, और मैनी ऑफ दीज वर्कर्स, ये अनेक जो वर्कर्स हैं, यहां मैनी जो है ना प्रोनाउन है। कैसे? इससे पहले वाले स्लाइड में मैनी जो था वो क्या था? डिटर्मिनर, क्योंकि मैनी के बाद में नाउन दे रखी थी स्कीम्स। लेकिन लेकिन आप देखिए दूसरे स्लाइड में मैनी के बाद में नाउन नहीं है, प्रेपोजिशन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। कि अनेक जो ये वर्कर्स हैं, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। इनको वर्कर स्टेटस देने से इनकार कर दिया। किसके तहत? अंडर प्रेपोजिशन है, इस स्कीम के तहत। स्कीम क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना के तहत। लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब रखते हुए नींव किस चीज की? दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद नया क्लोज, कि भारत ने जारी रखा है। ये वर्ब क्या करना? बिल्ड ऑन करना, इसी आधार पर आगे बढ़ना। क्या आधार है? कि हम बाईपास करेंगे, सरकमवेंट करेंगे, डोज करेंगे, है ना, लेबर लॉज को, इन पर ध्यान नहीं देंगे। एज द वर्कलोड इंक्रीज, एज कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन इसलिए है कि आगे सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ा, काम का दबाव बढ़ा, द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल यूनियन फॉलोड, तो इसका फॉर्मेशन किसका? नेशनल यूनियन का। फॉलोड मतलब बाद में आना, फॉलो मतलब होता है कोई चीज घटित हो गई उसके बाद में एक और घटनाक्रम घटा, उसको बोलते हैं फॉलोड। तो जैसे जैसे काम का दबाव बढ़ा, तो फॉर्मेशन जो है नेशनल लॉ का, वो फॉर्मेशन हुआ, है ना, ये इसके बाद में फॉर्मेशन हुआ 1989 में। ये एडवर्ब है क्योंकि टाइम बता रहा है। बट इवन इन द लिबरलाइजेशन ईयरा, लेकिन इस उदारीकरण के दौर में भी, ईयरा का मतलब होता है पीरियड, युग, दौर। आप इसी को ईयन कह सकते हैं। एक हुंडई की गाड़ी आती है ईयन, पता होगा आपको, इसका मतलब भी युग होता है। एक इपोक का मतलब भी युग होता है, एज का मतलब भी युग होता है। इस इस दौर में स्टेट मतलब सरकार या राज्य कुछ ही मान लीजिए, इसने क्रिएट किया क्या? कैटेगरी किसकी? स्कीम वर्कर्स की। और क्या किया? एक्सपेंड किया किसको? सोशल स्कीम्स को। लेकिन क्या नहीं किया? परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स नहीं क्रिएट किए, एक्सपेंड नहीं किए। ये कहानी नोट डाउन कर सकते हो, पढ़िए इसको। इसमें एक वर्ड है ट्रिब्यूनल, ये होता है न्यायालय। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? न्यायालय। अब देखो, द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एमीर बी, ये 1996 का एक लैंडमार्क केस है। ट्रिब्यूनल डिसीजन, ये कोर्ट का डिसीजन है, इसी के बारे में बताया है। लॉन्ग डैश का मतलब है उसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी। फर्दर एक्सक्लूडेड, इस केस ने क्या किया? आगे चलकर, फर्दर का मतलब और आगे चलकर, एक्सक्लूड किया मतलब ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, है ना। इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड का छोड़ देना। किसको? आंगनवाड़ी वर्कर्स को। ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। फ्रॉम द सेट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, किससे बाहर रखा? इससे, जो समूह था, जो सेट था एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, उससे। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है वाइल।
और ये सिमल्टेनियस एक्शंस को बताने के लिए आता है। दो लगातार हो रहे काम जो है, जो पैरेलल एक्शन चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, उसके लिए आता है। वाइल द टॉप कोर्ट एक्सपेंडेड, जबकि जो उच्च न्यायालय है उसने क्या किया, विस्तार किया। किसका? राइट टू फूड का, इसका, है ना, भोजन का अधिकार। एंड दस द नीड फॉर दीज वर्कर्स, और इस प्रकार से इनकी आवश्यकता हुई। नीड जब नाउन हो तो इसके साथ में फोर लगता है, ध्यान रखना। नीड जब नाउन के रूप में हो तो इसके साथ में हम फोर लगाते हैं। इस प्रकार से इन वर्कर्स की आवश्यकता हुई इन 2004। ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। फिर समझ लो, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अमीर भी जो है, ये केस 1996 का जो ट्रिब्यूनल डिसीजन था, उसने आगे चलकर एक्सक्लूड किया आंगनवाड़ी वर्कर्स को, मतलब बाहर रखा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को शामिल नहीं किया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के समूह में। साथ ही जो टॉप कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है ना, उसने या उच्चतम न्यायालय है, उसने एक्सपेंड किया, मतलब विस्तार किया इसका, राइट टू फूड का, कि भोजन का अधिकार है, इसका विस्तार दिया। और इसका विस्तार करने से यहाँ पे आवश्यकता महसूस हुई इन वर्कर्स की, और ये दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है 2004 में। ठीक है, पढ़िए। यहाँ पहला शब्द टेक रूट, टेक रूट का मतलब है स्थापित हो जाना, स्थापित हो जाना। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है रास्ता, पाथ, कोर्स, डायरेक्शन। फ्रेम का मतलब है परिभाषित करना, परिभाषित करना। ग्रेच्युटी का मतलब है अ, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि, सेवानिवृत्ति, जब रिटायरमेंट होता है उस समय जो राशि मिलती है उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी, मिलने वाली राशि। सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक। लगातार कह सकते हो, कंसेक्यूटिव, बैक टू बैक, लगातार। ठीक है। द आशा प्रोग्राम टुक रूट इन द मिड 2000s, तो 2000 ईस्वी में, 2000 का जो दशक था उसमें आशा प्रोग्राम जो है वो स्थापित हो गया। एंड मिड 2000 में है तो इस दशक के बीच में। एंड फॉलोड ए सिमिलर ट्रेजेक्ट्री, और उसने भी सेम रास्ता यूज किया। विद द गवर्नमेंट फ्रेमिंग देम एज एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट ने उनको परिभाषित किया कि ये कार्यकर्ता है। वर्स इन द 2010s, और 2010 के दशक में तो और भी बुरा हुआ। व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स यूनियन रिकमेंडेड, कि सरकार ने, नियोक्ताएं जो वो नौकरी देते हैं वो, और जो वर्कर्स यूनियंस हैं, कर्मचारियों के संगठन, उन्होंने रिकमेंड किया जॉब रेगुलेशन, कि आप इस काम का क्या बोलते हैं, नियमित करो इसको। मिनिमम वेजेस, एक मिनिमम मजदूरी करो। कहा था ना कि कौन सी डिमांड नहीं थी उसमें, देखना, ये डिमांड थी, ये डिमांड थी, पेंशन की डिमांड थी, ग्रेच्युटी की डिमांड थी। ग्रेच्युटी मतलब रिटायरमेंट पर इनको पैसा मिलना चाहिए। 45th लेबर कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई थी। सक्सेसिव यूपीए एंड एनडीए गवर्नमेंट्स, तो जो एक के बाद एक यूपी और एनडीए सरकार आई, चोज नॉट टू इम्प्लीमेंट दिस, उन्होंने इसको नहीं अप्लाई किया, इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया इस बात को। आशा प्रोग्राम हो गया सब्जेक्ट। इस आशा प्रोग्राम ने क्या किया, ये स्थापित हुआ, इसने जड़ें अपनी गहरी करी, किस में, इस दौर में। और क्या किया, और फॉलो किया, ये भी इसकी वर्ब है। क्या? अ सिमिलर ट्रेजेक्ट्री, ऐसा ही रास्ता। सिमिलर एडजेक्टिव है, ट्रेजेक्ट्री नाउन है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है रास्ता, इसको आप पाथ कहते हो, कोर्स कहते हो, डायरेक्शन कहते हो। और कैसे? कि सरकार ने परिभाषित किया उनको एक्टिविस्ट के रूप में। आशा प्रोग्राम ने 2000 का जो ये वर्ष था, या इस दशक में, बीच में अपना जड़ें गहरी करी, और वही रास्ता यहाँ पे फॉलो किया। गवर्नमेंट ने परिभाषित किया, ये विद प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, उनको, मतलब इन कार्यकर्ताओं को, किस रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में। वर्स, डिग्री कंपैरेटिव है बैड की, बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे बनता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है। कह रहा है कि इससे ही बदतर यह हुआ कि 2010 के दशक में, व्हेन द गवर्नमेंट, जब सरकार ने, एम्प्लॉयर्स, ये भी सब्जेक्ट है, और वर्कर्स यूनियन, और वर्कर्स यूनियन क्यों है, क्योंकि एस दे रखा है, अपोस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा, और कर्मचारियों के संगठनों ने रेकमेंड किया, सिफारिश करी इन चीजों की, इसकी, मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी, पेंशन,
और ग्रेचुइटी मतलब लमसम एक अमाउंट मिले रिटायरमेंट के टाइम पे। किसके लिए? आशा वर्कर्स के लिए। कब? इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने तो रेकमेंड कर दिया, लेकिन सक्सेसिव जो गवर्नमेंट आई, पहले यूपीए फिर एनडीए, इन दोनों सरकारों ने क्या किया? चोज, ये चूज की सेकंड फॉर्म। चूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चोज होती है सेकंड फॉर्म, चोजन होती है थर्ड फॉर्म। इन्होंने ये चुना, क्या रास्ता चुना? नॉट टू इम्प्लीमेंट दिस। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अप्लाई करना, या इसे आप कहोगे एनफोर्स करना। इन्होंने ये चुना कि इसको अप्लाई नहीं किया जाए, इस बात को। ये कहानी है इसमें। नेक्स्ट पे आइए, करना देखें। स्लैश का मतलब है कटौती करना। स्लैश, कटौती करना। कट, रिड्यूस या डिक्रीज। मेक एंड्स मीट का मतलब है आ, मतलब खर्चे या आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त रूप में पैसा होना। तो क्या करोगे? आवश्यकताओं, आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप में, पर्याप्त रूप में पैसा होना। आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप में पैसा होना, ये मतलब है। इन 2015, 2015 में, ये आपका एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है। एनडीए सरकार ने कटौती कर दी आईसीडीएस बजट में। वो था ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उस बजट में कटौती कर दी। एंड दीज वर्कर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग सिंस, और तब से लेकर अब तक ये वर्कर्स विरोध ही कर रहे हैं। एट रेगुलर इंटरवल्स, रुक रुक कर, नियमित अंतराल पर, जस्ट टू मेक एंड्स मीट, ताकि उनकी डिमांड पूरी कर दी जाए और जो भी उनके फाइनेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको मैनेज किया जाए। यहाँ पे तो खैर यूँ कह सकते हो डिमांड पूरी करना मान सकते हो। एनडीए सरकार ने, सब्जेक्ट ये वर्ब है, कटौती करी। किस में? इस बजट में। और तभी से ये जो वर्कर्स हैं, ये सब्जेक्ट, हैव बीन प्रोटेस्टिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब, सिंस जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है, तब से ही ऐसा कर रहे हैं, 2015 से ही ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहे हैं, नियमित अंतराल पर। किस लिए? केवल डिमांड पूरी करने के लिए, या फिर जो भी इनके खर्चे कटौती हो गई बजट में, तो पैसा इनको चाहिए, तो इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा देने के लिए ताकि ये अपने खर्चे पूरे कर सकें, इसलिए। ये कॉलम्स मैच करने हैं आपको। देखो देखें, स्लैश, कटौती करना। कटौती करना कौन सा है? रिड्यूस शार्पली, काफी ज्यादा कम कर देना। रेगुलराइजेशन, नियमीकरण, क्या आ जाएगा? फॉर्मल रिकग्निशन, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, टू मैनेज बेसिक एक्सपेंसिव विद डिफिकल्टी, रिमूव्ड और केप्ट आउट। चलो देखते हैं। एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड के लिए कौन सा? रिमूव्ड और केप्ट आउट, बाहर रखना। ट्राजेक्टरी, पाथ, और ये मैनेज करना बेसिक एक्सपेंसेस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये नियमीकरण है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के रूप में, मतलब औपचारिक रूप से मान्यता देना। ठीक। और बात रही आज के क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन था कि कैसा एटीट्यूड है एडिटोरियल का गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर। तो सरकार की पॉलिसी की तो पूरे इसके अंदर इन्होंने विरोध ही किया है लेखक ने, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म आएगा आंसर। फिर है कि ये बाईपास लेबर लॉज का मतलब क्या है? स्ट्रेंथन लेबर प्रोटेक्शन ना, इंप्लीमेंट लेबर रिफॉर्म्स, सरकमवेंट करना, बाईपास करना मतलब बचना इस चीज से। कौन सी डिमांड नहीं है? रेगुलराइजेशन की डिमांड तो थी, मिनिमम वेजेस की डिमांड थी, पेंशन ग्रेचुइटी की डिमांड थी, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स ओनली, ये डिमांड नहीं थी, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है। और दो ये क्वेश्चंस हैं, इनका आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ये था आज के इस सेशन में। सेशन नंबर 18 हमने पूरा किया है। सेशन नंबर 19 में कल ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।